सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब है, बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली अफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त हैं, बहुत हैपनिंग हो रही है इस वक्त मुल्क में, हर सेकंड पे अपडेट आ रही है। एक वो अपडेट है जो कि टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं जो कि मुसद्दका है, दूसरी वो रूमर्स हैं जो कि व्हाट्सएप की घंटियां बार बार बज रही हैं। तो सर हैपनिंग टाइम टू बी इन पाकिस्तान। सर हैपनिंग टाइम, लेकिन आपको पता है सर, फिर बोलो जनाब जो है सर, हम बेसिकली उस सब कुछ चीज़ को बांधने आए हैं। वाह, एक तज्जिए के धागे के जरिए से। वाह। तो सर कभी कभार सर जब मैं इतने बड़े बोल बोलते हैं सर, थोड़ा प्रेशर भी क्रिएट होता है सर हम दोनों के बीच में। सर वैक्यूम फिल होता है। सर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम ना सिर्फ ये कि बांधेंगे, हम उसको सिल्क के धागे में बांधेंगे कि मतलब इतना नाजुक, लेकिन मजाल है कि उसमें से कोई चीज़ निकल सके। सर सिल्क जो है ना बड़ी महंगी चीज़ होती है, सिर्फ इकोनॉमी का हाल नहीं है सिल्क का। सर आप सादे रहने दें उसको सर। अच्छा सर चलते हैं। तो सर सियासी खबरें सर बहुत सारी हैं। कल के रोज़ हमने ये डिस्कशन की कि पार्लियामेंट के ऊपर एक आइंदा कभी ना होने वाला वाक़या एक हुआ कल, और उसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के अंदर से अरेस्ट किया गया। उसके ऊपर अपडेट ये है कि अयाज सादिक साहब ने साथ ही थोड़ा दूर ही पार्लियामेंट लॉजेस जो हैं उनको कैंप जेल डिक्लेयर करके वो 10 जो MNAs हैं उनको वहाँ पे फ़िलहाल मुंतकिल कर दी है। तो बेसिकली उनकी जो रिमांड मांगी जा रही थी अंडर द ATC के अंदर ट्राई किया जा रहा है उनको, और वो नहीं दी गई। तो उन्होंने कहा जी इनको कैंप जेल के ज़रिए पार्लियामेंट लॉजेस में फ़िलहाल आप रख लें। ज़ाहिर आपको पता है कि फिर कैंप जेल्स का तो यही होता है कि और ये आयरॉनिक भी है बात, कॉन्ट्रडिक्टरी है, मैं आगे जाके बताऊँगा क्यों कि वहाँ पर उनको मुंतकिल कर दिया। ज़रा आसानी भी होती है कैंप जेल में, मिलना शिलना भी लगा रहता है, खाना पीना सब कुछ। एक्सक्यूज़ मी, कॉन्ट्रडिक्टरी सर इसलिए कि क्योंकि उनको एंटी टेररिज्म में ट्राई किया जा रहा है। जलसे के जो कवानीन नए बने थे अभी 2024 के अंदर ही, उनकी खिलाफ वर्जी के तहत उनको अरेस्ट किया गया इन 10 लोगों को, और उनको अब पार्लियामेंट लॉजेस में डाला जा रहा है। सर अगर ATC के ऊपर ट्रायल चल रहा है, इतना सीरियस एक ऑफेंस हो गया है, तो उसके अंदर फिर कैंप जेल वाला मामला और रिमांड लेने को भी कोई तैयार नहीं है। तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है। तो सर यानी कि ये एक फोर्सफुल अरेस्ट जिसकी मजम्मत बाय द वे, और तमाम पार्टियों की इसके अंदर तारीफ़ करनी पड़ेगी, तमाम पार्टियों ने इसकी मजम्मत उस लिहाज से की है और उस वजह से की है। सर कल को अगर पार्लियामेंट भी आपका सेफ हाउस नहीं है जिधर के आप इलेक्टेड मेंबर, सेफ हाउस का लफ्ज़ ना इस्तेमाल करें, कोई और चीज़। सर मैं यानी कह रहा हूँ सर, एक सेफ्टी के जरिए एक जगह नहीं है, आई एम सॉरी। तो सर अगर पार्लियामेंट भी वो जगह नहीं रही तो फिर पार्लियामेंटेरियन का जब बंदा जाएगा कि आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, तो आगे से लोग कहेंगे यार अब तो वहाँ से भी लोग चुके गए हैं, तो फिर पीछे रह क्या गई सर बात। तो जगह कौन सी है सर जहाँ पे आप सेफ्टी ले सकते, इख्तियार कर सकते? सर ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है वाली बात है। सो महफूज तो आप वाकई सेफ हाउस में ही हैं, क्योंकि उससे मज़ीद किसी सेफ जगह पे आपको कोई ले के नहीं जा सकता। बाकी ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा एहसन कदम उठाया तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने, इसकी मजम्मत की। बाकी अगेन मतलब आप देखें कि हम इस वक्त ऐसे दौर में हैं कि हम इस चीज़ को मुस्बत गर्दान रहे हैं, हम इस पे स्पीकर साहब को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि 10 पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो रेगुलर जेल के बजाय कैंप जेल में हैं, और जुर्म उनका है शायद जलसे को 1 घंटा लेट ख़त्म करना, और उसके ऊपर उनको जो दफ़ात लगी हैं वो है एंटी टेररिज्म की। सो ये वो अदवार हैं जिसमें हम जिंदा हैं, और जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि हैपनिंग टाइम टू बी हेयर इन पाकिस्तान, वैसे तो वही बात है कि देयर इज़ नेवर अ डल डे इन पाकिस्तान। यहाँ पे हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा होता है सर, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। यहाँ पे हम कहें सर कुछ ना कुछ हो रहा है और आप और मैं बात करना शुरू कर दें कि जी एक कुछ ज़बरदस्त कॉन्सर्ट हो रहा है, या एक जो PSL जो है उसकी जो विमेंस लीग है वो शुरू हो रही है। इस किस्म की चीज़ों की वजह से हैपनिंग नहीं है। ये सियासी जो मामलात हैं जो बदलते जा रहे हैं दिन ब दिन, उनकी बेसिस पे बड़ा हैपनिंग है। तो चले सर हमें कुछ ना कुछ सेशन करने का तो मौका इससे मिल जाता है, बट हम वही चाहते हैं कि अमन व अमान और सुकून जो है वो ज़रा मुस्तकिल मिजाजी से चले अगर, तो बाकी चीज़ों में भी फोकस हो सकता है। सर देखें जब होता है ना कोई ग्रैंड स्लैम इवेंट, तो मेरे ख्याल में इंग्लैंड और अमेरिका के अखबारों में भी वो होती पेज 3 न्यूज़ ही, ठीक है। इसी तरह क्रिकेट का भी वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो रहा होगा तो इट इज़ अ पेज 3 न्यूज़। पेज 1 न्यूज़ जो है ना वो हमेशा कोई नेगेटिव ही होती है,
और इसीलिए वो मफरूज़ा है कि नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। जी सर। सो पाकिस्तान में अगर इतनी ज़्यादा ख़बरें हैं ना, और इतने ज़्यादा चैनल्स और इतने ज़्यादा वीलॉगर्स और इतने ज़्यादा तज्ज़ियाकार और सबका काम बड़ा अच्छा चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मुल्क ठीक नहीं चल रहा। सो हमें लेस हैपनिंग टाइम्स की दुआ करनी चाहिए सर। बिल्कुल। अच्छा सर, इसी से हम आगे फिर चलते हैं सर। आज के दिन ही सर सुप्रीम कोर्ट वापस एक्टिव हुई। पीटीआई का सर मामला जो ईसीपी के साथ चल रहा है, रिज़र्व सीट्स की ऊपाई को 13 जज का फुल बेंच ने इस चीज़ को कह दिया था कि आपने उनकी सीटें जो हैं वो एलिजिबल हैं टू टेक द रिज़र्व्ड सीट्स। उसके बाद सर ज़ाहिर है आपने और मैंने भी कैलकुलेटर मारा, और तमाम जो सियासतदान हैं और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कि कितनी सीटें वहाँ होंगी, कितनी हुकूमत की कम होंगी, कितनी अपोजिशन में जाएंगी। उससे सर कैलकुलेशन अभी हम फिर से नहीं करते, लेकिन उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई थी कि पीटीआई विल बी दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। पीटीआई में बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि आप पीटीआई वापस एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो ये दो मेजर चीज़ें सर उसके अंदर, लेकिन उसका फैसला चूंकि महफूज हो गया था, तो उसके बाद फिर सर ईसीपी ने भी कुछ चीज़ें की। ईसीपी ने उसके अंदर कुछ दरारें डाली, उस चीज़ को नहीं होने दिया, उसके अंदर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस थी। सर आज के दिन फिर से जो चीज़ हुई है उसके अंदर ये कहा गया है कि आप जो हैं अब इस चीज़ की खिलाफ वर्जी कर नहीं सकते, हमारा ऑर्डर फिर से हम कर देते हैं। अगर तो कोई मिसकंसीव्ड किस्म की बात आपको लगी ईसीपी को, ऑर्डर के अंदर को आपको एम्बिग्यूटी लगी है, तो हम क्लियर करते जाते हैं कि वो रिज़र्व्ड सीट्स जो हैं वो पीटीआई उनका हकदार है और वो उनको वापस मिलेंगी हर सूरत में, वरना अब के वक्त जो एक्शन होगा ना देने पर वो इसी के खिलाफ करेगी जुडिशरी हमारी। तो सर ये एक बहुत बड़ा फैसला है, इससे तमाम चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। अभी हम वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज पे भी आते हैं कि जुडिशरी की अपनी जो आउटलुक है वो इन फ्यूचर क्या है, लेकिन पहले इस पर बात कर लेते हैं। सर हमें असल में इसको, वो जो आप आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, पैकेज की बात कर रहे हैं, उसको, और एक और ख़बर कि जो पाकिस्तान ने अभी आईएमएफ का प्लान लेने के लिए महंगा तरीन कर्जा लिया है, हम अगर इनको इकट्ठे नहीं देखेंगे ना तो फिर हम जो है इनका अहाता नहीं कर सकते। सर आप क्लब करने लगे? क्लब करने लगा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप अगली दो खबरें भी सुना दें ताकि हम इकट्ठे फिर इनको। सर कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है सर एक आईनी तरमीम है जो जिसके बारे में गवर्नमेंट जो बड़ी टाइट लिप्ट है, उसकी ड्राफ्ट हो जाए, उसकी कुछ चंद जुमले जो हैं अगर लीक हुए हों तो हमारे तक नहीं पहुँचे। उसके अंदर जो तमाम बातें हैं वो अभी तक हेर से है, लेकिन उसका बेसिक आउटलुक जो है वो है ही ये कि जजेस सुप्रीम कोर्ट की जो तैनाती है और उनकी रिटायरमेंट एज है और तमाम चीज़ें जो हैं अब हुकूमती मैंडेट होगा। और इसके अंदर से सर चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। इस वक्त जो सिटिंग चीफ जस्टिस हैं, इसका मतलब है कि वो 3 साल और तक रह सकते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि अगले जो चीफ जस्टिस उनके बाद आएंगे उनकी जो अपॉइंटमेंट है अब एक हुकूमती अपॉइंटमेंट की सूरत में होगी, जो कि दुनिया में बहुत जगहों पे होता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम ऐसा बनाया हुआ था कि आपके अगले 1, 2, 3 जजेस जो चीफ जस्टिस बनेंगे वो पहले से आपको पता होते थे। तो इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के वैसे जजेस जो हैं वो सारों की अपॉइंटमेंट जो हैं एक हुकूमती मैंडेट बन जाएगा। तो ये एक आईनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें ज़ाहिर है सर जब भी हम आईनी तरमीम का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर नंबर गेम शुरू हो जाती है कि आपके पास आया इतने नंबर्स हैं कि आप आईनी तरमीम कर सकते हैं, जो कि हुकूमत के पास इस वक्त उस तरह से नहीं है। उसके साथ साथ मैंगल साहब का बयान मौजूद है आज के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और पीटीआई के बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि जी हमारे ऊपर अभी से थोड़ा थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि वोट येस फॉर दिस हम करें। एक तो सर ये बात होगी, इसको सर लिंक हम वहाँ भी कर देंगे अभी जाते जाते कि ये जो जलसा और ये जो 10 लोग अरेस्ट हैं, बानी पीटीआई जेल में हैं, तो बॉल जो है वो अभी इस वक्त गवर्नमेंट के कोर्ट में इस तरह से है कि वो उसको मैनिपुलेट थोड़ा सा मज़ीद उसके अंदर से चीज़ निकाल सकते हैं क्योंकि लोग जो हैं उनके पास हैं, नंबर 1। उसके अलावा सर आप आ जाएं इस चीज़ के ऊपर कि पाकिस्तान ने आईएमएफ को सेटिस्फाई करने के लिए जो 2 बिलियन अरेंज करना था वो शायद हो गया है। उसमें से $600 मिलियन जो है हम एक इंटरनेशनल प्राइवेट बैंक से हम लेने को जा रहे हैं, कमर्शियल बैंक से। और सर पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने इतना इंटरेस्ट रेट हम देने को जा रहे हैं जो कि 11% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है। सो $600 मिलियन एट 11% एक बहुत बड़ा लोन होता है, हमने आज तक ऐसे किया नहीं है। इससे तो सर ये चीज़ भी वाज़ेह होती है कि ऑल इज़ नॉट वेल ऑन द फ्रंट के जी हमारी क्या ताल्लुकात है चाइना से, क्या सऊदी अरेबिया से हैं। आईएमएफ मान गया है, वेल एंड गुड, बट एट व्हाट कॉस्ट।
एग्जैक्टली सर, अब इनको तीनों खबरों को एक वक्त में देखे बगैर किसी नतीजे में पहुंचना मुमकिन नहीं है, और जो पहुंचेगा मेरी नज़र में गलती करेगा। देखिए, आजकल बहुत बात हो रही थी, उन लोगों को जज भी किया जा रहा था जो IMF के प्लान से जो बानी PTI हैं उनकी रिहाई को मशरूत कर रहे थे। वो तज्जियाकार, उनकी हमदर्दियाँ जो हैं वो खान साहब के साथ हैं, PTI के साथ हैं, इस वजह से उनको बड़ा जज किया जाता है। अच्छा, मेरा अपना ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि उनका तज्जिया इस लिहाज से तो गलत था कि वो बेसिकली, हमें भी ये लगता है कि वो बेसिकली लोगों को राइल अप करने के लिए, लोगों से व्यूज़ लेने के लिए मशरूत कर देते हैं खान साहब की रिहाई के साथ। क्योंकि अगेन इस वक्त जो इकनॉमिक फ्रंट पे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, वो उसको ना ये हुकूमत ठीक कर सकती है ना खान साहब ठीक कर सकते हैं। उसके लिए तो मतलब अगेन हम दोबारा उस बहस में नहीं जाएंगे। कल जो हमने की थी कि बड़ी डिटेल में बैठ के बड़े लंबे इकदाम करने पड़ेंगे, लेकिन मैं ना उनके तज्जिए की इस हद तक मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि जब पैसे बाहर से नहीं आ रहे होते, या जब ऐसा तासुर होता है कि आप पैसे नहीं आएंगे, तो यहाँ पर करता धरता हैं उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। जब उनके हाथ पांव फूल जाते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि हम आज से 3 दिन पहले तक क्या प्लानिंग कर रहे थे, एक नई प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है। जब वो नई प्लानिंग होनी शुरू हो जाती है तो उसके नतीजे में जो हुकूमतें हैं वो फारिग हो सकती हैं, और पुराने लोग जिनसे ऐसा तासुर पाया जाता था कि अब का ताल्लुक हो चुका है, वो वापस आ सकते हैं। देखें, मेरा ये ख्याल है कि ये जो IMF के साथ मुज़ाकरात थे, अभी हुकूमत ने उनको 1 से 1.5 महीना और चलाना था। वो और इस तरह चलाना था कि हमें $2 बिलियन रिक्वायर्ड थे। उन $2 बिलियन में से जो है वो 800 मिलियन शायद सऊदी अरब ने कर दिए थे, या वो पेट्रोल की डिफर्ड पेमेंट्स पे हो गए थे, बाकी हमसे अरेंज नहीं हो रहे थे। उसके लिए हमने चाइना से बात की, वहाँ से कंटिन्यूसली ना होती रही। हमने अमेरिका से बात की, कंटिन्यूसली ना होती रही। हमने UAE से बात की, कंटिन्यूसली ना होती रही। अच्छा, अमूमन आपको पता है कि पाकिस्तान इस तरह के मसलों से हर कुछ अरसे बाद गुजरता है, लेकिन इवेंचुअली हाँ हो जाती है। इस दफ़ा नहीं हुई। यहाँ वो पॉइंट आया कि जब PTI हिमायती ग्रुप्स, तज्जियाकार और एक्सेट्रा ने ये बात करनी शुरू की कि अब ये पैसे नहीं आएंगे, और अब क्योंकि पैसे नहीं आएंगे तो हाथ पांव फूलेंगे और वो निकलेंगे। अब वो उसको इतना सीरियसली लिया हुकूमत ने, और शायद लेना चाहिए भी था, क्योंकि यहाँ पे लंबा देर का तो कोई सोचता नहीं है। यहाँ पे हर कोई ये सोच रहा होता है कि मेरे पास, मैं किस तरह 3 महीने एक्सटेंड कर लूँ, मैं किस तरह 1 साल एक्सटेंड कर लूँ। लोगों की सोच यहाँ तक ही है। और वही हुआ, इन्होंने कमर्शियल मार्केट से, कमर्शियल बैंक से लोन लिया। पहली दफ़ा डबल डिजिट में हमने लोन उठाया है। इसको वापस कैसे करना है ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। अच्छा, हैविंग सेड दिस, अब ये साथ में बातचीत चल रही थी कि जी हमने आईनी तरमीम करनी है, जिसके नतीजे में हमने जजों की तैनाती का मसला आगे को लेके जाना है। इन जो मौजूदा जज हैं, अगेन ये चहमगोई हैं, हम अपने पास से नहीं कह रहे, मौजूदा जज जो हैं चीफ जस्टिस, उनको हमने कुछ अरसे और रखना है, ठीक है, जिसके नतीजे में जो आने वाले जजेस हैं उनकी भी नौकरियां तो एक्सटेंड हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, जजेस को शायद इस बात से कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जाहिर है अब क्योंकि नीयत ये थी कि हमने इस वक्त हुकूमत करनी है, कोई और है जो पॉपुलर है वो शायद अंदर है, तो क्योंकि जब नीयत ये थी तो चीफ जस्टिस ने तो फ़ौरन आके टीवी पर कहा जी कि मैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, एक्सटेंशन अगर देंगे। तो फिर इसके नतीजे में सोचा ये गया कि आईनी तरमीम कर दी जाए। अब जब आईनी ही तरमीम हो जाएगी तो फिर जज का ये इख्तियार तो नहीं है कि वो ले रहा है वो फिर एक्सटेंशन तो रहेगी नहीं। अच्छा, ये उसके नतीजे में हुआ। अब इस वक्त जो आपने अगेन जो पहली खबर जो कही थी कि जो मंसूर अली शाह साहब का ये जो आया है, अगेन ये तफसीली अभी भी नहीं है, ये पूरी जजमेंट ये अभी भी नहीं है, ये अभी भी 4 पेजेस की जजमेंट है, लेकिन उन्होंने इन्फोर्स करा दिया है कि PTI को उनकी सीट्स वापस की जाएं। यानी कि जहाँ पे एक तरफ प्रेशर आ रहा है कि आईनी तरमीम का हिस्सा बने, दूसरी तरफ अब जुडिशरी ने ये दिखाया कि ये देखें आप प्रेशर में मत आएँ, हम बैठे हैं, देखें कर रहे हैं। अगेन अब ये ना बड़ी तफसीली बहस है कि 18वीं तरमीम में फ़ैसला ये हुआ था कि हुकूमत जो है वो एक स्टेक होल्डर बनेगी जुडिशरी के लिए, कि किस तरह से तैनातियाँ होंगी, किस तरह से हायरिंग्स होंगी, किस तरह से प्रमोशंस होंगी। इस पे जजेस जो हैं वो
नाराज़ हो गए, उसके नतीजे में एक 19वीं तरमीम आई जिसमें उन्होंने वो वापस उनसे ले लिया। अच्छा, अब इस वक्त के जो हालात हैं, मामलात हैं, इस पे ये सोचा जा रहा है, अगेन जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये सोच रही है कि इस वक्त अगर हम इस अदालती जो हमारा और अदालत की जो चपकरिश चल रही है, जो एक बहरान आया हुआ है, इस पे मौके पे काबू पा लें, जो कि हम आईनी तरमीम से पा सकते हैं, तो हमारे मसले हल हो जाएंगे। जो वो नहीं सोच रहे, वो ये नहीं सोच रहे कि 18वीं तरमीम वाला मसला वो आज तक हल नहीं कर पाए। सो जुडिशरी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जितनी शायद ताकतवर नहीं है, लेकिन उनके साथ मैच डाल लेती है। अच्छा, उनकी जो ताकत है वो भी जब जम हो गई हुकूमत में, और हुकूमत आपको पता है कि जब से ये बानी पीटीआई अंदर है और जब से वो सारा मामला हुआ है, हुकूमत भी इस्टेब्लिशमेंट को कई दफ़ा ब्लैकमेल कर रही होती है कि हम नहीं तो कौन, आपके पास तो इस वक्त तो ऑप्शन ही नहीं है। हमने देखा है कि बड़े बड़े रिकॉर्ड्स खुल गए हैं, बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑडिट्स खुल गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, इसी हुकूमत ने खोले हैं। एक तरफ वो बड़ा कहती है कि हम बच रहे हैं, पहलू बचा के, दामन बचा के, दूसरी तरफ ऑडिट खोल रही है। अब ये पावर्स भी जब जम हो जाएंगी हुकूमत के अंदर, तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक और मसला खड़ा हो जाएगा। आज नहीं होगा तो 3 साल बाद होगा, 3 साल बाद नहीं होगा तो 6 साल बाद नहीं होगा। सो बुनियादी बात यही है कि क्योंकि पैसे नहीं है, ये अब इस्टेब्लिशमेंट बाहर कैफ फंसती चली जा रही है। उसकी वजह ये है कि ताकत जो होती है ना, वो ताकत मज़ीद ताकतवर बनती है जब आपके पास साथ पैसे भी हों। सो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी जो है ना, वो हमेशा से कामयाब रही है, पाकिस्तान में भी, बाहर भी। अब जब से कैरेट ख़त्म हुई है और सिर्फ स्टिक है, स्टिक डजंट वर्क। मामला नहीं चल रहे सर। बिल्कुल, आपके तमाम आगे चीज़ें इसको हम कैरी ऑन रखेंगे। यहाँ पे जाना है हमने एक ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। अच्छा सर, ये कैरेट एंड स्टिक वाली बात जो आप ब्रेक से पहले कर रहे थे, ये बिल्कुल इससे 100% एग्री। और ये मतलब सिर्फ सियासी पॉलिसी नहीं हो सकती, मतलब ये तमाम दुनिया की तमाम पॉलिसीज़ के अंदर कैरेट स्टिक किसी वजह से कहते हैं। तो जितनी देर स्टिक चलती रहेगी तो वो जो कैरेट वाला मामला है वो लोग उसके ऊपर कोई ना कोई रिएक्शनरी रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा सर, आप ये देखें कि ECP ने पीर के रोज़ अब मुशावरत मतलब करने का एक फ़ैसला किया, एक मीटिंग कॉल कर ली है, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ गया। अब बड़े सख्त रिमार्क्स आए हैं इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी है, और उन्होंने बेसिकली उनको अल्टीमेटम दिया कि आप जल्दी से ये करें। तो अब मुशावरत किस चीज़ की हो रही है ये हमें पता नहीं है। अब कौन सा नया प्लान है इसमें सर, आप ये चीज़ देखें कि एक इदारा जो है, हुकूमती इदारा, एक सुप्रीम कोर्ट के साथ अब बेसिकली अपने सींग लड़ा रहा है, और ECP ये करता जा रहा है, लेकिन ECP के लिए सर इसके अंदर ना अब विगल रूम जो है बड़ा कम रह गया। तो सर ये अब देखें कि एक तरफ जुडिशरी, आपने जैसे फरमाया कि शायद इस चीज़ से खुश हो और माइंड ना करें करने को, लेकिन सर उसके साथ अगर यही ऑर्डर जो है जो कहता है कि रिज़र्व सीट्स मिल जाएं PTI को, तो उसके बाद वो बन जाएंगी, एक बहुत लार्ज पार्टी बन जाएंगी, रिज़र्व सीटें मिला लें और तमाम चीज़ें मिला लें, तो उसके बाद हुकूमत के अंदर जो ऑलरेडी कम उनके पास पावर है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल तयनी तरमीम लाने के लिए, वो मज़ीद कम हो जाता है। तो सर ये तो दोनों बातें जो है ये फिट मतलब उस तरह से दे डोंट मेक सेंस। 2+2=4 नहीं हो रहा कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट आया चाहती है कि ये एक्सटेंशन भी हो जाए, अगले आने वाले जो हैं उनकी भी जो है एज ज़्यादा हो जाए, उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट भी हर हुकूमत करेगी, लेकिन ऑन द सेम एंड अगर उस किस्म का ये फैसला उन्होंने आज के दिन किया, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आज के दिन उन्होंने ये फैसला फिर से कहा है कि जी हमने आपको ये कहा था, किया क्यों नहीं आपने। तो इसका मतलब है सर वो इतने मूड में नहीं है इसको इतनी आसानी से करने के लिए जो आईनी तरमीम है। और सर उसके साथ साथ आप ये देखें कि मैं एक और अपनी थियराइज़ करता हूँ इसको कि ये जो जलसे के बाद जो जलसे में जो कानून की खिलाफ वर्जी के ऊपर ATC की ट्रायल चल रहा है 10 लॉ मेकर्स का PTI का, बानी PTI जो है जेल में है। तो सर ये भी एक सर्कमस्टांसेस और टाइमिंग जो है उसकी ये भी यूनिक है। मैंने जैसे पहले जिक्र की, PTI भी ये कह रही है हम प्रेशराइज थोड़े थोड़े हो रहे हैं और हुकूमत की तरफ से या किसी की तरफ से, और मेंगल साहब भी कह रहे हैं हम भी प्रेशराइज हो रहे हैं किसी की तरफ से। तो सर ये सारा जो गेम प्लान है, ये अब जब भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म पे इसके ऊपर वोटिंग होगी तो सर असल कहानी तो वहीं डलेगी। मेरा अपना ख्याल है कि उससे पहले आप और मैं और बाकी सब लोग जो अंदाजे मार रहे हैं ऑन द डे जो नंबर्स क्रिएट होते हैं, हमने सेनेट इलेक्शंस में जो चीज़ देखी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही है हमेशा से। उसके अलावा हमने पार्लियामान के अंदर भी जब मतलब जो इलेक्शन जो जनरल इलेक्शन होता है उसके अंदर भी बड़ी चीज़ें हो जाती होती हैं। तो सर ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने सीटें अगर इधर से उधर कर दी तो ये नहीं हो पाएगा। ये उस दिन के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं कि हमने तो ये भी देखा कि सर जो लोग नो वोट करने होते हैं, आपको यस चाहिए होते हैं, तो कोई नो वाले जो हैं वो उस दिन असेंबली आते भी नहीं।
यकीनन देखें, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जजेस को इस बात से तो कोई एतराज़ नहीं हो सकता कि उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ रही है, वो इस पे तो खुशी होंगे, लेकिन ज़ाहिर है उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि ये इख्तियार कि किस तरह से हायरिंग होगी, कब होगी, प्रमोशन किसकी होगी, किसकी नहीं होगी, ये सारा का सारा इख्तियार अभी जिसमें उनकी एक बहुत ज़्यादा से है वो चला जाएगा हुकूमत के पास, तो इस पे तो उनको प्रॉब्लम है। और अगेन जिस तरह से आपने कहा, और हमने इसीलिए तीनों खबरें जोड़ के की थी कि टाइमिंग वाला जो एस्पेक्ट है वो आ जाए, क्योंकि फिर वही बात है, ये अगर महज इत्तेफाक होता कि आज वो फैसला आना है तो वो पूरा फैसला आ जाता, पूरा फैसला तो आज भी नहीं आया, आज भी 4 पेजर ही आया है, तो फिर ये टाइमिंग तो अहम यकीनन है। इसमें तो अभी बहुत कम लोग हैं जो इस बारे में सोच रहे हैं कि ये जो आईनी तरमीम है, क्या जब ये हो जाएगी तो इसका इतलाक सिर्फ जजेस पे होगा या बाकी के सरकारी अफसरों पर भी होगा। सो अब अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं तो एकदम से बिल्कुल डायनामिक बदल जाता है। तो यकीनन देखिए, मैं तो अगर खाली जजेस की बात हो ना, तो मैं तो 18वीं तरमीम के हक में हूँ और उसके ऊपर आप जिस दिन चाहे हम डिबेट कर सकते हैं। मैं तो 19वीं तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ, ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि अब तो होता जो चला जा रहा है, तो अब जो ये हो रहा है इसमें हमें वो सारी एस्पेक्ट्स देखने पड़ेंगे जो हमने पिछली ब्रेक में डिस्कस की। सर बिल्कुल, और बिल्कुल सर, और उसके अंदर जो हमारी सारी डिस्कशन है कि जजेस आए चाहते हैं या नहीं चाहते, सर एक तो ये फैक्टर भी बहुत क्रिएट हो गया है ओवर द पास्ट फ्यू चीफ जस्टिसेस, मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट की हद तक, कि तमाम जो रहे हैं इंक्लूडिंग एक हद तक काजी फैसल साहब के थोड़े पोलिटिसाइज भी हो जाते हैं। मतलब ये अगेन ये एक परसेप्शन बेस्ड होता है, इसमें तासुर है, कोई रियलिटी नहीं है, मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा, बट अवाम का तासुर ये क्रिएट हो जाता है कि ये पोलिटिसाइज्ड है, मतलब ये किसी एक बायस्ड नहीं है। हालांकि जज के बारे में ये कहना एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है, लेकिन उनसे पहले बंदियाल साहब, उनसे पहले साकिब निसार साहब, उनसे पहले भी चले जाएं आप तो इफ्तिखार चौधरी साहब, तो सब के अंदर कोई ना कोई पोलिटिकल एंगल होता है। तो सर कोई भी जो जज है तो उनकी ज़िंदगी जो है उसके अंदर पोलिटिकल एंगल तो होना ही नहीं चाहिए, बट चूँकि पाकिस्तान के अंदर ये एक सॉर्ट ऑफ चीज़ बन गई है आवाम की तरफ से, तो इसको भी सर सारे जजेस जो हैं कंसिडर तो ज़रूर कर रहे होंगे कि जी देखें जी, पॉपुलैरिटी जो है वो रहती है एक अपोजिशन के साथ इस मुल्क के अंदर, कभी कभार हुकूमत के साथ रहती है, हुकूमत जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाती इस मुल्क में, तो आपकी पॉपुलैरिटी शिफ्ट हो जाती है अपोजिशन के पास। आप अपोजिशन के हक़ में अगर फैसले देना शुरू कर दें, मतलब आप मेरिट पे करते हैं, बट वहाँ फिर ये सोचती है कि यार ये बंदा जो है ठीक है। जिस सेकंड वो जो अपोजिशन है हुकूमत के अंदर आती है और आपका रिदम जो है वो चेंज नहीं हो पाता, दैन यू, अगर कुछ जज इस किस्म के हैं कि वो चेंज करते हैं अपना रिदम, तो वो भी एक चीज़ टू कंसिडर है। तो सर ये चीज़ उस लिहाज से इतनी बुरी नहीं है। अमेरिका और दीगर मुल्कों में, आप अमेरिका ख़ास तौर पे, वहाँ पे तो प्रेसिडेंट की पिक होती है जब भी सुप्रीम कोर्ट, उनकी तो ताहियात होते हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगता है, तो वो जब भी वो मतलब फौत होते हैं तो उसके बाद एक नई सीट खुलती है और उसके अंदर फिर बड़ी ही ज़्यादा मशावरत होती है। आपकी डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट हो तो रिपब्लिकन से, रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो तो डेमोक्रेट से, और उसके बाद एक बाकायदा फ़ैसला होता है, फिर उनकी इंटरव्यूज़ अपॉन इंटरव्यूज़ होते हैं, कंग्रेशनल हद तक उनका इंटरव्यू होता है, फिर जाके एक बंदा वहाँ पे चीफ जस्टिस लगता है। तो मतलब ये प्रेसिडेंट के नहीं सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपके पास कि मुल्कों के अंदर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, रादर द जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की तैनाती जो होती है एक बड़ा अहम फैसला होता है। तो फुल पावर अगर आप दे दें, ऑटोनॉमी दे दें कि जी आप ही फैसला करें कि आपके अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे, तो ये उस तरह से सारा पॉजिटिव भी चीज़ है, इतनी कोई नेगेटिव है नहीं। लोगों को लग रहा है कि ये तो फिर हुकूमत ही सब कुछ करेगी, तो ऐसी बात भी नहीं है। देखिए सर, यहाँ पे तो इस अमेरिका से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ पर तो अगेन सियासतदान, मतलब दो आपने कहा कि मेजर जो डिवाइड है कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ये बैठ के फैसला करते हैं। जाहिर है बड़ा मुश्किल होती होगी इनको भी एक पेज पर आते हुए, लेकिन यहाँ तो सर बात ये हो गई है कि आप सुप्रीम कोर्ट को तो छोड़ ही दें, एक तो बड़ा फ़र्क है वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ की सुप्रीम कोर्ट में। वहाँ पे जो है वो बहुत ही आइनी किस्म के जो मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देखे जाते हैं। यहाँ पे तो हर किस्म का केस, मैं आज आपकी गाड़ी में गाड़ी मार दूँ तो इवेंचुअली वो लोअर कोर्ट से होता होता सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यहाँ पे तो हर फैसला पहुँचता है वहाँ तक। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर तो अब वो जाहिर है वो अदालत जो है, यहाँ पे नए जज को हायर करना मेरे ख्याल में लोअर अदालत में भी वो
अमेरिका से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक जो जुडिशरी है वो किसी नाम पे मुत्तफिक नहीं होगी वो नाम आगे नहीं जाएगा, फिर जब तक हुकूमत उस नाम पे मुत्तफिक नहीं होगी तब तक वो नाम आगे नहीं जाएगा, फिर जब तक हमारी जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो उस नाम पे मुत्तफिक नहीं होंगे तब तक वो नाम आगे वेट ना कर लें वो जब तक वेट ना कर। तो यहाँ तो आपके कभी नंबर ऑफ जजेस पूरे नहीं हुए जितने का रोस्टर होना चाहिए, कभी आज तक हुआ ही नहीं। सो इधर तो बहुत गंभीर मसाइल हैं सर। बिल्कुल। और सर इवेंचुअली जब कोई सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाते हैं तो उनकी भी डिग्री भी जाली निकल आती है या कोई और मसला निकल आता है, और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो बैठ के कोई फैसला करता है, और उनको जैसे मंसूर अली शाह साहब जो हैं अभी बिफोर टर्न जो बनने जा रहे हैं अगले चीफ जस्टिस, फ़िलहाल तो यही रियलिटी है, क्योंकि उनसे पीछे जो 2 जजेस थे उनको अर्ली अपनी रिटायरमेंट या जो भी लेनी पड़ गई बिकॉज ऑफ डिफरेंट चीज़ें। वो जो हुआ था इसी साल हुआ था शायद, नहीं पिछले साल हुआ था शायद। तो ये सर इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, इस तरह से मामला अब आगे बढ़ रहे हैं। तो सर सारा कुछ मुझे तो लग रहा है कि एक ना एक तरह से हम क्या बांधेंगे वैसे ही बंधा हुआ है, वैसे बंधा हुआ है, इंटरलिंक्ड है हर चीज़ से, और वो हर चीज़ जो है इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। और मैं आपको आखिरी बात ये इस पे कहना चाहूँगा, मौजू पे बहुत ज़रूरी, वो ये कि अब अगर लोग ये समझ रहे हैं कि जी IMF के साथ हमारी डील साइन हो गई है तो अब 3 साल हमारे स्मूथ हैं और उन 3 सालों में तो ये हुकूमत को अब कुछ नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि चाइना नहीं माना, क्योंकि सऊदी अरब नहीं माना, क्योंकि UAE नहीं माना, क्योंकि अमेरिका नहीं माना, अब हर इंस्टॉलमेंट से पहले आपके जो KPIs होंगे वो चेक होंगे, आपकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं वो चेक होंगी। हम जो कैजुअली पहले कह देते थे कि FBR से टारगेट मीट नहीं हुआ, वो अब नहीं होगा। ये जितना मसला बना है इस प्रोग्राम को साइन करते हुए, हर दफ़ा नई ट्रांच आने से पहले उतना ही मसला बनेगा, और हम कोई एक टारगेट मिस करेंगे तो ये फिर चहमगोइयाँ शुरू हो जाएंगी कि ये हुकूमत जा रही है, वो जेल से बाहर आ रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, मामलात बढ़ रहे हैं, हर चीज़ बदलने लगी है। यू विल नोटिस दिस बिफोर एवरी ट्रांच। सर एवरी ट्रांच डेफिनेटली। ये लोग जी 7 बिलियन इस तरह नहीं होगा बंदा कैश लेकर आएगा, ले लो 7 बिलियन ये तोड़ तोड़ के आता है। 36-37 मिनट का महीने का प्रोग्राम है सर। दूसरा सर 25 तारीख को तो अभी मीटिंग है, ये बात दुरुस्त है कि उनकी जो हेड है उन्होंने एक अनऑफिशियली ये बात कही है कि आपने जो चीज़ें हम मांग रहे थे वो पूरी कर ली हैं, हमने इस चीज़ को तस्लीम किया। लेकिन सर 25 तारीख को मीटिंग के बाद भी तो ये जो नई कॉम्प्लिकेशन है, ये प्राइवेट बैंक वाली कमर्शियल बैंक वाली 600 मिलियन वाली, ये भी इन प्ले आ सकती है, क्योंकि 11% के ऊपर आपने अगर उसको वापस करना शुरू करना है तो सर वो भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, वो भी उससे भी IMF का ताल्लुक है। तो सर 25 तारीख को मीटिंग तो डेफिनेटली हो जाएगी, ये भी कोई गारंटी नहीं कि ये आए पैसे, गारंटी कोई नहीं। गारंटी पैसों की तो कभी गारंटी नहीं होती सर, और ख़ासतौर पर $7 बिलियन की बात हो रही हो, और वो भी आप दे रहे हो किसी एक ऐसे शख्स को जो एक करियर लोन लेने वाला बंदा है, तो बड़ा मसला होता है। तो बाकी सर ये रही सारी बातें सियासी। इसके अंदर सिर्फ मैं ये ऐड करता जाऊँ आपका कि ये ट्रांच वाला सिस्टम और ये वाली चीज़ जो है इसके अंदर इतनी रियलिटी है, क्योंकि हम ना एक आदत बन गई, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के लोन्स ले रहे होते हैं तो पिछला वाला भूल जाते हैं। पिछला वाला आप कोई भी उठा के देख लें, उसके अंदर जब आप लोन सिक्योर कर लेते हैं, पहली ट्रांच आ जाती है, वो पहली ट्रांच की मिन्नत होती है, दूसरे पे आप जीरो से चलते हैं। ये हो चुका है, ये PTI के दौर में भी हो चुका है, जब ये PTM की भी हुकूमत थी ये तब भी हुआ था। सागडार साहब मत जाते थे, आंखें दिखाते थे, फिर वापस आते थे, उनको समझाता था कोई, और फिर वो फिर से जाते थे और सिक्योर करके लाते थे। तो ये जो है बगैर आंखें दिखाए ये करंट फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, इनसे यही उम्मीद थी कि ये बेहतर डील कर सकते हैं IMF के साथ, तो शायद उनकी डीलिंग में बेहतर हो जाए, कि ये नहीं किसी ने कहना कि जी अब फ्री फॉर ऑल है, अब आप ले लेंगे। बहरहाल सर ये हमारी सर तमाम सर हमने सियासी एक थी। अब ज़रा आ जाते हैं हम, ज़रा हमारे पास कुछ और भी खबरें हैं, तो सर ज़रा हमें बात करनी पड़ेगी, हमारे पास लूप भी है इस ख़बर का, वो भी चलेगा कि एक वालिद ने अपनी बेटी के, बड़ा सा ट्रांजिशन बड़ी मज़ेदार है हमसे सियासत है, लेकिन कोई नहीं सर, शो का स्टाइल है ऐसा कि उन्होंने अपने बेटी के सर पे एक CCTV कैमरा जो है वो इंस्टॉल की, एक प्लेट सी रखी है, उसके ऊपर कैमरा लगाया। अब ये मुझे नहीं पता कि उसको वो इंटरनेट कैसे दे रहे हैं और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो कैसे करेंगे। ऑडियंस को नज़र आ रहा होगा इस टाइम वो चल रही है वीडियो, लेकिन वो किया उन्होंने इस वजह से कि माशरा ठीक नहीं है, ख़तरात हैं ख़वातीन को, तो उसने इस लिहाज से बेहतरीन हल ये सोचा कि मैं हर वक्त मॉनिटर कर सकूँ कि वो किधर हैं और क्या हो रहा है। सर देखें, एक तरफ बहुत तशवीशनाक अफसोसनाक बात है ये कि आप अपने बच्चे की ज़िंदगी में, मतलब आप किसी भी एक शख्स की ज़िंदगी में आप उसकी प्राइवेसी का ख्याल नहीं कर रहे। और ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, मतलब
ऑफ एज हैं। एग्जैक्टली और छोटा बच्चा भी हो, बच्ची भी हो, तो उसके साथ भी आप किसी की ज़िंदगी में प्रिवेसी को इस तरह से ब्रीच नहीं कर सकते कि आपने उस पर कैमरा इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है एक तरफ। दूसरी तरफ शायद ये इस मुआशरे पे चोट है कि भाई यहाँ पर हमारी बेटियाँ इतनी गैर महफूज हैं कि हमें उनके सर पे कैमरे लगाने पड़ते हैं। तो अगर तो ये उनके वालिद ने अलामती तौर पे किया है तो हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, और अगर वो इसको जो है बहुत क्या कहते हैं मतलब वाकई फ़िज़िकली प्लेस कर दिया और उतारने नहीं देते, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है। बाकी सर बात वही है कि इस मुआशरे को सोचना पड़ेगा, और अगेन ये हुक्मरानों तक बात बाद में जाएगी, पहले मुआशरे को सोचना पड़ेगा। सर मुआशरे को सोचना पड़ेगा। दूसरा उन्होंने इनके वालिद ने यह भी कहा कि इस वजह से कि कभी कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो कुछ सबूत जो है वो नहीं मिलता। तो सर यानी कि वो तस्लीम कर रहे हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, हालात ख़राब हैं। तो सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बट यहाँ में जाना है ब्रेक के ऊपर, इसी को कंटिन्यू करते हैं आफ्टर द ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर पिछले ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जो कैमरा इंस्टॉल कर दिया सर पे, तो सर मेरे ख्याल में इसके अंदर अगर टेक्नोलॉजिकल और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो अब तो बड़े छोटे कैमरे भी आ जाते हैं जिनसे आप सेम चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो इतना बड़ा करना जो है वो शायद ज़रूरी नहीं था। अगेन या तो उनके पास रिसोर्सेज महदूद हैं, और या फिर बेसिकली वो ये करना नहीं चाहते। वो बेसिकली एक माशरे को चोट पहुंचा रहे हैं ये करके, जिसमें हम उनके साथ हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे रियासत को, यहाँ पर हम लोगों को सबको एक चीज़ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। अभी पैरालंपिक्स हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर इंडियंस ने इतने ज़्यादा मेडल्स लिए हैं, पाकिस्तानी सिर्फ एक शख्स है जिसको मेडल मिला है। इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि तमाम स्पेशल लोग जो हैं इंडिया में, उनको एक ऐसा सिटीज़न बनाने की कोशिश की जा रही है जो कि रेवेन्यू जनरेट कर सके। और हम क्या कर रहे हैं, हम उनको ऐसा सिटीज़न नहीं समझते जो रेवेन्यू जनरेट कर सके। अच्छा, और ये तो स्पेशल पीपल की बात है। ख़वातीन जो कि हमारा 48 या 50% पॉपुलेशन है, अगर हम उनको भी छुपा के रखेंगे, कमरे में बंद करके रखेंगे, तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये मुल्क रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है, इस मुल्क की इकोनॉमी ठीक हो सकती है? मतलब आप पूरी दुनिया में जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, आप उनकी एक लिस्ट निकालें, और उनमें पहले 50 में भी अगर कोई ऐसा शख्स आता हो जो कि अपनी ख़वातीन को घर से ही ना निकलने देता हो काम करने के लिए, तो वो उस लिस्ट का हिस्सा ही नहीं हो सकता। और यहाँ पर अगेन जाहिर है हम तो बहुत प्रो हैं कि ख़वातीन काम करें, पैसे कमाएं, अपना ख़र्चा उठाएं, अपने घर का ख़र्चा उठाएं, लेकिन मैं फिर वही बात है, जो लोग अपने लड़कियों को नहीं निकलने देते घर से, उनसे भी आप बहुत डिसएग्री इसलिए नहीं कर सकते कि इस माशरे में बाहर निकल के कुछ भी हो जाता है, हमें पता है एंड में सुलह होनी है। यहाँ पर किसी को सज़ा कभी मिलती ही नहीं। सर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो नहीं है एक तो किसी के पास, नंबर 1। 2 सर कि आप ये देखें कि अब बहुत सारे लोग जो इस मुल्क में अफोर्ड करते हैं, अमीर हैं, और अपने बच्चे बच्चियों को बाहर पढ़ाने भेज सकते हैं। एक तो आपका स्लिप रेट है कि लोग जो वॉलंटरली बाहर जा रहे हैं, अच्छा भला काम छोड़ के कि यार हालात नहीं ठीक या यहाँ ख़र्चे नहीं पूरे हो रहे, वो जा रहे हैं बाहर। एक सर ये भी आप देख लीजिएगा, और इसको हम स्टैट कोशिश करेंगे निकालने की, ये कहीं से मिल जाएगा हमें फ़ॉरेन ऑफिस से कहीं से, कि मेरे तो ख्याल में जो लड़कियां ख़ास तौर पे ख़वातीन आप बाहर पढ़ने जाती हैं, मतलब फुल ब्राइड हुकूमती लेवल पे चले जाएँ, मतलब इनकम ब्रैकेट डिफरेंट स्कॉलरशिप पे चली जाएँ, आपके ख्याल में वहाँ के माशरे में एडजस्ट होने के बाद, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि कोई अमेरिका ही हो, वो UAE भी हो सकता है, वो कोई और भी जगह हो सकती है, तुर्की हो सकता है, उसके बाद यहाँ वापस आना जो है, मेरे ख्याल में बहुत सारी जो होंगी वो फैसला ना करेंगे यहाँ वापस आने का कि यहाँ पे ठीक नहीं है माहौल। और दूसरे से ये कोई पाकिस्तानी स्पेसिफिक इशू नहीं है, आप तरक्की याफ्ता ममालिक देख लें, हमारा हमसाया देख लें, वहाँ पे हमें हर रोज़ एक रिपोर्ट आती है कि जी अब वहाँ पे फलानी गाड़ी वहाँ प्रोड्यूस होना शुरू हो गई है, IT एक्सपोर्ट इतनी ज़्यादा है। उसके साथ साथ उन्हीं के माशरे के अंदर अभी तक वो जो अस्पताल वाला वाक़या था सर, उसको ना मैं दोहरा सकता हूँ उस वाक़े को, ना को हमारी ऑडियंस सुन पाएगी उस वाक़े को। उसके साथ साथ एक सड़क के चौक के ऊपर जो अभी रिसेंटली रेप हुआ था इंडिया के अंदर, ये सारे मामला जो हैं ये वहाँ पे भी हो रहे हैं।
तो सर ये एक अगर आप एक इसको देखें एक बर्ड्स आई व्यू से, तो क्या सर ये एक यूनिकली हमारे खिते के अंदर को मसला है? मतलब होते होंगे, हर जगह होती होंगी इस किस्म की चीज़ें, और इस चीज़ की माफ़ी तो है ही नहीं कहीं पे भी, बट एक तरक्की याफ्ता माशरे के अंदर भी ये चीज़ हो रही है, हमारे माशरे के अंदर भी हो रही है। आई एम श्योर अगर आप ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो और जगहों पे भी हो रही होगी। तो इसकी रुकावट जो है वो तो आपकी हुकूमत की एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और चलें ये वाक़या जो इसकी जो मुझे पता नहीं शायद पंजाब के अंदर ही है, और ये सिंबॉलिक भी हो सकता है उनके वालिद साहब की तरफ से, बट जब हमें ये कहा गया था कि जी हमारी जो चीफ़ मिनिस्टर हैं वो भी खातून है, तो ये उनका रेड लाइन है और ये उनका मेन गोल है इसके अंदर। तो मैं तो पिछले सर 5-6 महीने से कभी सोलर पैनल देखता हूँ, कभी मोटरसाइकिलें देखता हूँ, कभी लैपटॉप आ रहे हैं, यूनिट प्राइस कम हो रही है, मंसूबे लग रहे हैं, कभी बारिश हो गई तो गाड़ी पे निकल गए। तो इस चीज़ का क्या है, मतलब हमें प्रोटेक्शन नहीं चाहिए ख़वातीन, मतलब आई होप हम किसी दिन सर कोशिश करेंगे, हम कहते भी हमारी तरफ से एक गलत बात है, हमें कोशिश करेंगे अगले हफ्ते या कल के रोज़ कि इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू की जाए विद समबडी, एक खातून जो इसके अंदर मज़ीद हमें आगाह कर सकती हैं, एजुकेट कर सकती हैं। लेकिन आप बात जो है प्रोटेक्शन की नहीं है सर, प्रोटेक्शन आएगी एम्पावरमेंट से। एम्पावर तो करें पहले सर, वो नहीं करेंगी। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि मतलब आप किसी को ये तो कह सकते हो कि खुल के इस्तेमाल करो बिजली, इस दफ़ा बिल ज़्यादा नहीं आएगा, और अगर वो बिल ज़्यादा आ भी जाता है तो आप कह सकते हो कि अच्छा सॉरी गलती हो गई। लेकिन आप कहें कि अच्छा जी अपनी बच्चियों को हमने आज से एम्पावर कर दी है, अब आपको उनको सड़क पे कोई दुश्वारी नहीं होगी, और अगर कोई दुश्वारी हो जाए तो उसके बाद ये क्या कहेंगे कि अच्छा सॉरी, वो कोई नहीं मानता, अपने बच्चों की दफ़ा कोई नहीं मानता सॉरी। ठीक है, सो बुनियादी बात ये है कि हम जब तक लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सिचुएशन ठीक नहीं करेंगे तब तक एम्पावरमेंट नहीं हो सकती। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, सर्वे निकाल के देख लें, हमारे जो मर्द जाते हैं यहाँ से बाहर पढ़ने वो तो फिर भी वापस आ जाते हैं मजबूरन अगर आना हो, ख़वातीन तो बिल्कुल नहीं आती। जो ख़वातीन हैं वो कहती हैं कि जो एवरीडे बैटल है, देखें पाकिस्तान में बहरहाल एक ज़िंदगी गुजारना आसान इस लिहाज से है कि बाहर के मुकाबले में अगर आप कंपेयर करेंगे तो ख़र्चा कम होता है। ठीक है, मतलब ज़ाहिर है एक शख्स मर्द हो या औरत बाहर से अगर पढ़ के आ गया है तो यहाँ पर जो उसको नौकरी मिलेगी वो बड़ी डिसेंटली पेइंग होगी। तो ख़वातीन को भी ये पता है कि यहाँ पे अब पढ़ने के बाद हमें ऐसी नौकरी मिल जाएगी कि हम यहाँ पे एक रीज़नेबल डिसेंट हाउस होल्ड विद डोमेस्टिक हेल्प ये सारा कुछ अफोर्ड करते हैं। पर वो ये सोचती हैं कि जो डेली बैटल है कि मैं सड़क पे नहीं चल सकती, मुझे 50 नज़रें हर वक्त घूर रही होती हैं, मैं बस पे नहीं बैठ सकती, मतलब ये आप गिनते चले जाएं जो डेली बैटल है एक औरत की। वो कहती है कि यार मुझे क्या पड़ी है, मैं इससे बहुत बेहतर है कि मैं इससे कम दर्जे की नौकरी कर लूँ, मैं बाहर रह लूँ। सर बिल्कुल सर, ये डेफिनेटली अगेन जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ को हम अगर नंबर्स वाइज प्रूव कर सकें तो ये भी चीज़ देखनी चाहिए। और सर उसके अलावा मतलब अगर हम वापस सिर्फ थोड़ी देर के लिए, और वक्त भी कम है हमारे पास, कि ये जो कैमरे वाली अप्रोच है और ये जो बाकी चीज़ें जो पर्सनल स्पेस वाला एलिमेंट है कि सर देखें बड़ा क्लीशे सा स्टेटमेंट है, लेकिन इट स्टार्ट्स एट होम वाली बात जो है डेफिनेटली है। मतलब आप बड़े ऐसे घर भी हैं सर, माशरे हैं, माशरे कह रहा हूँ घर हैं जिसके अंदर बच्चियों को एक स्कूल लेवल से इनकरेज बहुत ज़्यादा किया जाता है कि आप जाएं बाहर पढ़ें। सर इस दफ़ा आपने इसी शो पे हमने एक बात की थी कि 40 लाख बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्कूल हुआ है बिकॉज ऑफ महंगाई की वजह से 40 लाख बच्चा जो है वो स्कूल से नॉन गोइंग। उसका भी स्टैट सर निकाल के देख लें, उसमें ज़्यादातर ख़वातीन होंगी। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि माँ बाप जो हैं वो डिसीजन लेते हैं कि अच्छा हमारे 3 बच्चे हैं, बेटे को पढ़ा देते हैं, बेटी को निकाल देते हैं। बहरहाल सर ये एक यकीनन ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये हमारे माशरे का मसला है, जैसे मैंने जिक्र किया है, ये शायद हमारे हमसाए मुल्क का भी एक हद तक मसला है। लेकिन आई थिंक वहाँ पे अगर आप उनकी अर्बनाइज्ड लोकेशंस पे जाएं तो वहाँ पे जो उनके बड़े शहर हैं तो वहाँ पे मतलब एक रिलेटिवली ज़्यादा फ्रीडम है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप कुछ इलाकों में चलें यहाँ भी फ्रीडम है, तो बड़ी सब्जेक्टिव हो जाती है बात। बट ओवरऑल गवर्नमेंट को इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी, रेट ऑफ स्टेट फिर कायम करनी पड़ेगी ताकि लोगों को बाहर निकलने से मसला ना हो। बहरहाल सर हमारा टाइम ख़त्म हुआ जाता है, इजाज़त लेते हैं, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।